आज के हमारे गेस्ट हैं जिनका बचपन से सपना है हीरो बनने का। आप तो खार खाए बैठे हैं। आप मिश्रा जी की धर्मपत्नी बोल रही है ना? हमको भी चाय पत्ती साथ उबाल लीजिए। हेलो सर। हेलो विष्णु सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद, नमस्ते। सर अपने बारे में कुछ बताइए जिससे हमारे ऑडियंस आपको अच्छी तरीके से जान सके। हीरो बनना था, हीरो। एक्चुअली हम लोग उस वक्त हीरो का क्या मतलब समझते थे कि वो फिल्म में काम करता है, दिखता है, गुंडों से लड़ाई करता है, हीरोइन को बचा लेता, वो हो गया हीरो। एक्चुअली हीरो का अलग अलग एक नज़रिया है देखने का। और अभिनय के बारे में उस वक्त तो ज्ञान था नहीं जब मैंने सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा। बच्चन साहब को शुरू से देख ही रहा था, मम्मी के साथ फिल्में देखता था। दीवार देखी, दीवार, और अमिताभ बच्चन का जो लुक था, या नाम उनका विजय था, वो कभी मंदिर नहीं जाते। लेकिन जब मम्मा बीमार हुई है तो वो जाते हैं भोलेनाथ के पास और कहते हैं आज तो खुश तो बहुत हो गए। तो वो जो किरदार वो वाला था, जो बच्चन साहब का विजय का, जो माँ के लिए वो मंदिर जा रहे हैं, तो भगवान से कहने की मेरी माँ को सही करे। माँ से मुझे भी बहुत मोहब्बत है, आज तो हमारे बीच नहीं है। वो कहती थी अमिताभ बच्चन ही लगते हो तुम, छोटा 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 बड़ा, वो कहीं ना कहीं घर करता गया करता गया करता गया करता गया, और बस हीरो बनना। तो फिर मैंने शुरू किया सारी चीज़ें, और BNE की वर्कशॉप की, संगीत नाटक अकेडमी का वर्कशॉप किया। बम्बई आना था तो घर वालों के लिए बम्बई मतलब एक चना मुर्रा जैसा नहीं था, बहुत बड़ा। बम्बई जाना कैसे जाएगा ये, और वो छोटा है। तो मैंने कहा नहीं, अब जाना है बस। इसी तरह उनसे परमिशन ली और बम्बई के लिए निकल आया, और हीरो बनने के लिए। लेकिन हीरो आप ऐसे नहीं बनते, उसके लिए पढ़ना समझना पड़ता है ना। तो आप सर आप कौन से एज में डिसाइड किए थे कि हाँ मुझे हीरो बनना है? हीरो बनना तो वही कि मैं कक्षा 2 उस वक्त 2 या 3 में था, और फिल्में देखना शुरू की थी। पिताजी भी बच्चन साहब को पसंद करते थे, मम्मी के साथ देखता ही था। और क्लास में नाटक एक हो रहा था, हिरण्यकश्यप मर्डर केस। मैंने कहा ये नाटक मैं भी करूँगा, और मैं उसमें एक पुलिस का किरदार, छोटा सा बच्चा जो पुलिस का किरदार कर रहा हूँ। जब मैं पुलिस की वर्दी पहन के वो सीन कर रहा हूँ, मेरे सर ने मुझे सिखाया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा बस वहीं से वो धारणा पैदा होती गई दिमाग में, तो बनते 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 फिर कौन से सन की बात है सर? 1993-94 की बात है, 93-94 की बात। हाँ उस समय सर सबके घर पे टीवी तो हुआ नहीं करती होगी सर। टीवी हमारे यहाँ भी नहीं थी, लेकिन अब रामायण शुरू हुआ था उस वक्त, इससे पहले। तो हमारी दादी लोग, पिताजी से कहते थे कि रामायण शुरू, दादी कहती थी, दादाजी कहते थे कि जो अरुण गोविल वाला रामायण आया था। तो पापा से कहा, तो उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी टीवियाँ नहीं थी, छोटी आती थी वो, ये ढक्कन बंद करने खोलने वाली। तो पिताजी 2100 रुपये में लाए थे उस वक्त। ब्लैक एंड वाइट ही थी, ब्लैक एंड वाइट ही चलता है, रंगीन वाला तो ज़माना था नहीं। तो शुक्रवार को, मुझे ही पता है कि शुक्रवार को मैं स्कूल गया हुआ था, जब आया तो देखा कि पापा ने टीवी ला के रख दिया है। बहुत खुश हुए कि अब रामायण यहीं से देखेंगे। तो बस वहीं से टीवी, हमारे घर में टीवी तभी आया जब रामायण शुरू हुई। अच्छा। तो उस समय सर कौन से चैनल चलती थी? चैनल यही दूरदर्शन ही था, दूरदर्शन। दूसरा तो कुछ था नहीं। हाँ, अच्छा। दूरदर्शन का ही था सब। सर आपका नाम भी विष्णु है, तो हाँ। गॉड के रिलेटेड है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप गॉड में कितना बिलीव करते हैं? सबसे ज़्यादा तो विश्वास माँ बाप पे है, जी। क्योंकि एक्चुअली ईश्वर को तो हमने नहीं देखा है। जी। आपकी इच्छाएं जब मैं छोटा था तो माँ बाप ही पूरी करते हैं। आपने कह दिया कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वो पूरी। मेरे लिए तो भगवान वही है। फिर मेरी माँ पिताजी ने कहा कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो ऊपर कहीं बैठी है, जिसको हम देख नहीं सकते, ध्यान नहीं दे सकते उनके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हें ताकत दे रहा है। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए सिखाया, समझाया था कि वो एक आपकी प्रतिक्रिया में आए, कि अगर आपको हिम्मत लेनी तो आपने हाथ जोड़ा। और ईश्वर, तो भगवान पे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें वो खुद पता है कि वो हमें क्या देना चाहते हैं और किस वक्त देना चाहते हैं। जब आप कोई चीज़ रिसीव करेंगे और आप उस लायक होंगे, ईश्वर तभी आपको सब कुछ देता है। तो उन पर तो बहुत ज़्यादा विश्वास है।
मतलब लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई मुश्किल वक्त आई हो तब आपने गॉड को याद किया हो, वैसा कुछ? मुश्किल तो हर दौर और हर वक्त है, मुश्किल जब होता है तो हमारा जहाँ घर है चारबाग के पास लखनऊ में, तो वहाँ सामने भुयन माता मंदिर है। तो भुयन माता है तो मम्मी उन्हीं की भक्त है और हम भी उन्हीं के भक्त, हमारा पूरा घर, हमारी वाइफ भी जाती हैं। तो जब भी कोई दिक्कत आती तो मैं उनके पास जाता था, वो भी अकेले अंधेरे में रात में, जैसे 11-12। आज भी मेरा, अगर मैं लखनऊ में हूँ खाना खाता हूँ, उसके अंधेरे में इसलिए जाता हूँ कि वहाँ कोई और ना हो जब हम और वो भुयन माता आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि मुझे तकलीफ़ है, ये तुम जानती हो या आप जानती हो, माँ हो जानती हो कि तकलीफ़ है, और वो वाकई में सेकंडों नहीं लगता वो तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो उन पर विश्वास है भुयन माता पे। सर आप बोल रहे थे आप बचपन से ही आपको एक्टिंग में शौक था। हाँ, तो सर आपको 10वीं 12वीं की क्लास कैसे गया? 12वीं तक तो मैं बहुत अच्छा था, यकीन मानिए 7वें से लेके 7th में था, और 12वीं यानी इंटर तक मैं एक भी दिन स्कूल में एब्सेंट नहीं था। पढ़ने में तो तेज़ था ही। मैं हाई स्कूल, जब मैंने इंटर कर लिया उसके बाद मैंने हाई स्कूल की क्लासेस लिए, मैं मैथ्स पढ़ाता था लोगों को, कभी एब्सेंट नहीं। जब मैं स्कूल पहुंचता था मेरी माँ सुबह 4 बजे उठाती थी, 4 से 6 मैं पढ़ता था, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि आप जब सुबह किताबें खोलते हैं, कॉपी खोलते हैं, जो आप याद करते हैं वो जल्दी याद होता है। 6 बजे के बाद मैं नहाता था, भगवान के दर्शन करता, उसके 7 बजे मैं नेट टाइम। मैं आज बच्चन साहब का फ़ैन इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं टाइम का पंचुअल हूँ। 1 सेकंड कभी आज तक 7वीं से 12वीं तक तो मैं लेट हुआ नहीं। उसके बाद फिर बीएससी, घर वालों ने कहा बीएससी करना है, और मुझे तो हीरो बनने की चाह थी, तो बीएससी में 1 साल फेल हो गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हुआ बीएससी में, 2000 से 2001 के बीच में। तो पिताजी ने कहा यार तुम्हारी औकात तो सिर्फ इंटर तक ही थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि फिल्म लाइन में जाना है, या गुस्सा भी होते थे। हीरो बनना इतना आसान नहीं था, वो समझते, लेकिन हम नहीं समझते थे ना, हमें बाद में पता लगा। तो उन्होंने कहा इसकी कोचिंग करवाओ। तो दोबारा उन्होंने मेरी कोचिंग करवाई बीएससी की। 12वीं तक मैंने कोचिंग कहीं नहीं की, दोबारा उन्होंने बीएससी कोचिंग करवाई। फिर बीएससी में जब दोबारा फेल हो तो मैं तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। पहली में तो फेल था ही, एक ही सब्जेक्ट में। दोबारा जब मैंने कोचिंग की तो मैं तीनों में फेल हो गया, क्योंकि मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ नाटक के लिए, वहाँ दौड़ रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ। घर वालों ने कहा अब तो दिक्कत तो हो गई है, मम्मी प्यार करती थी, तो बोले तुमको सोचा था आईएएस पीसीएस बनाऊंगी और एक नाम होगा। तो हमने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि बीएससी हमसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा अभी जो हम चाहते हैं वो कहीं एक अलग दौर पे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला अब तुमने कहा बीए करेंगे, तो चाहिए पढ़ना बम्बई, हमको जाना। हम इंटर पास होती मैंने कहा कि बम्बई जाना है, बम्बई जाना है, बम्बई जाना है, लेकिन नहीं सॉल्व हुआ ना ये चीज़ें। तो बीए ज्वाइन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी तो जब घर से तो निकलता था लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में, तो वहाँ की वर्कशॉप ज्वाइन की 2002 में। उसका नाटक होने वाला था, वर्कशॉप पूरी की। नाटक होने के टाइम मैं स्क्रिप्ट अपने घर ले आया, तो मम्मी ने देखा तो बोले ये क्या है। तो अब उन्होंने देख लिया, तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाया। मैंने कहा स्क्रिप्ट मेरा नाटक होना है। तो बोले कब से शुरू है ये। उसकी जो फीस 500 रुपये जाती थी, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे घर से भारतेंदु नाट्य अकेडमी 15 किलोमीटर था। मैं साइकिल से जाता था, 2 से 5 क्लास थी, और 5 बजे लौटते वक्त मैं लोगों को पढ़ाते हुए घर आता था। तो मम्मी ने देखा, तो उन्होंने पापा को बताया, तो मैं नाटक करने नहीं जा पाया, मेरी वर्कशॉप भी छूट गई। फिर थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर में आया, तो संगीत नाटक एकेडमी का कोर्स निकला हुआ था साल भर का, वहाँ नाम हमने लिखा। 500 रुपये उसके भी हर महीने के चार्जेस थे। भाई घर में उस वक्त पैसे इतने नहीं होते थे, पैसा तो 2000 के बाद बढ़ा है। तो वहाँ भी नाटक करने वाला दिन था। तो फिर मेरी माँ ने देख लिया ये क्या स्क्रिप्ट मैं पढ़ा रहा था घर में, वहाँ भी छूटा। तो मम्मी से मैंने कहा कि अभी बीए तो पास हो गया हूँ, अब एमए दिल्ली से करूँगा। तो दिल्ली का फॉर्म भरा एमए के लिए, दिया, वो पास हो गया वहाँ का एडमिशन लेने के लिए दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली इसलिए जाना चाहता था कि लोग कहते थे दिल्ली भी जाओ, अगर मैं नहीं जा पा रहा तो दिल्ली चले जाओ। तो दिल्ली में दौड़ता, मैं शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद जब मैंने इनकी डीडीएलजे देखी, एक डीडीएलजे ऐसी फिल्म है कि हमारे यहाँ पहले सीडीज़ होती थी। तो पिताजी की मेरी 24 घंटे ड्यूटी होती थी, और 24 घंटे वो अगले दिन आराम करते थे घर पे। तो जिस दिन उनकी ड्यूटी होती थी, मैं वो सीडी, एक बार मैंने फिल्म देखी थी डीडीएलजे, उसके बाद वो सीडी ले आया। मैं हर 6 महीने लगातार 6 महीने एक दिन छोड़ के मैंने डीडीएलजे देखी है। तो फिर मैंने कहा अब शाहरुख खान ही बनना है, बच्चन भी बनूंगा, शाहरुख खान भी बनूंगा, क्योंकि शाहरुख खान का भी नाम सुपरस्टार है, उनको भी देख देख के। तो दिल्ली इसीलिए पहुंचा था कि शाहरुख खान वहाँ से निकले हैं दिल्ली से।
एडमिशन हो गया। फिर जब दिल्ली में बहुत सारे अपने लोगों से मिला तो उन्होंने बोला यार जब तुमको हीरो बनना तो मुंबई जाओ, यहाँ थिएटर होता है। फिर मैं लखनऊ चला आया, मैंने लखनऊ में एमए भरा फर्स्ट ईयर। फिर घर वाले कहे अच्छा चलो एमए कर रहे हो क्या करना है। हमने कहा कि हमें बम्बई ही जाना है, पढ़ाई हमसे हो पाएगी नहीं। एफटीआई का फॉर्म मैंने भरा 2006 में, लेकिन किसी कारणवश मैं उसका इम्तहान नहीं दे पाया। 2007 में मार्च या मई में शायद उसका इम्तहान दिया मैंने एफटीआई का दिल्ली में जाके, और घर चलाया। तो मुझे नहीं मालूम था कि उसमें 20 लोगों का ही होती है शायद सिलेक्शन होता है उसमें। तो हमें अपने ऊपर यकीन तो था, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि मेरा सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा। मैं घर चला आया और मम्मी से कहा कि अभी जाना है मुंबई। तो जुलाई में 16 जुलाई 2007 को मैं वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी, पुष्पक चलती है लखनऊ से मुंबई। मैंने हमारा एक दोस्त है सिद्धार्थ श्रीवास्तव पकड़ी, मैं मुंबई आया। मैंने रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल था जुहू पे, तब वो जिंदा थे हमारे सर, हमारे फिल्म लाइन के हमारे सबसे पहले सर वही हैं, उनसे सीखा। और 5 सितंबर 2007 को मैं जुलाई में आया, 5 सितंबर 2007 को मम्मी का फ़ोन आता है कि एफटीआई में तुम्हारा एडमिशन होगा, वो आ गया है, पर्चा आ गया है। तो उसकी फ़ीस 1,54,800 के आसपास थी, 1 साल की। यहाँ मैं फ़ीस ले चुका था, 75,000 रुपये फ़ीस थी रोशन तनेजा सर की। उनसे मैंने बोला कि बहुत इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है 65 हज़ार तुम और एक मेरा एक दोस्त सिद्धार्थ था, उन्होंने दिया। मम्मी से मैंने कहा 5 सितंबर 2007 को कि अब जो वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल है, 1,54,800 हमारे घर में इतनी उस वक्त कमाई पिताजी की नहीं थी, रेलवे में थे। और 5 सितंबर को लास्ट बात हुई, तब मोबाइल पे व्हाट्सएप नहीं था, और छोटे फ़ोन चलते थे, और फ़ोन ही बड़े महंगे, और फ़ोन करना भी बहुत महंगा होता था। तो एक ही फ़ोन हमारे रिश्तेदार के पास था। तो मम्मी से 5 सितंबर को बात हुई, और मैं मुंबई में, वो लखनऊ में, और 9 सितंबर यानी 4 दिन हो गए। उसके बाद मेरी एक बगल में ताई जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया 9 सितंबर को कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम घर चले आओ। मैंने कहा ठीक है, तबीयत ख़राब है, लखनऊ से मुंबई से लखनऊ आने में 24 घंटे का समय लगता है। मैंने कहा सुबह निकलूँगा, पुष्पक पढ़ूँगा, अगले दिन। तो मम्मी मेरी एक्सपायर हो चुकी थी, मुझे पता नहीं था। आंट वहाँ घर पे किसी ने बोला होगा कि इसको बताओ कि एक्सपायर हो चुकी है, उनको वहाँ से निकलना है। मुझे फ़ोन आया आंटी का कि अभी मुंबई वहाँ भी छोड़ दो, यहाँ चले आओ, मम्मी एक्सपायर कर गई। अब वो समय वो याद करता हूँ, मैं बता नहीं सकता मेरे अंदर क्या फीलिंग्स थी। मुंबई आया मुझे 1.5-2 महीने हुए थे, गणपति यहाँ चला था जिसके यहाँ मैं पीजी रुका था। मुंबई के बारे में बहुत सारी चीज़ें नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। फिर किस तरह मैं यहाँ से दिल्ली के लिए शायद फ़्लाइट मिली, तो दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने गाड़ी बुक की और लखनऊ जाना था। असल में हिंदुओं में क्या होता है कि शाम के बाद बॉडी नहीं जलाते। पापा का फ़ोन बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा माता जी को रखिएगा अभी, जो ये चीज़ें हैं अब हम तो नहीं है, लेकिन उनको देख तो हमारी बात 4 दिन पहले हुई थी, तो देखना हमें बहुत ज़रूरी है। मैं पहुंचा डायरेक्ट वहाँ, मिला, फिर सोचा मुंबई नहीं आऊँगा, मम्मी नहीं रही, मम्मी ही जानती थी कि तुम हीरो बनोगे, अमिताभ बच्चन बनोगे। पापा ने समझाया कि नहीं, अब उनकी एक इच्छा थी, ठीक है ये सारी चीज़ें होती हैं, जो आया है वो जाएगा नो डाउट, उसी को फील अच्छे से करना है, वो समय से पहले चलेगी बात अलग की है। तो मैं फिर वहाँ से मुंबई आया, कोर्स यहाँ से ख़त्म किया, रोशन तनेजा सर यहाँ से कोर्स ख़त्म करते ही मैंने सोचा था हीरो बन गया, लेकिन नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना जी बिल्कुल। आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, तो आप कुछ अच्छा करोगे तभी तो। वो एक बार का नहीं है, आपको लगातार अपने आप को दिखाना है, लोग आपसे बात करें, आपसे मोहब्बत करें, आपके बारे में बोलें, सोचें। फिर करते करते धीरे धीरे सफ़र निकलता गया। मैंने यहाँ नौकरी भी की बहुत जगह, एक होटल में नौकरी करता था कांदीवली इसमें हाईवे पे, बी मॉल है, तो गोल्डन चैरियट होटल था, तो वहाँ मैनेजर था, 6,000 रुपये तनख्वाह थी उस वक्त। तो करते 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 धीरे धीरे, पहले सावधान इंडिया करके एक सीरियल आया था 2012 में, तो उसको शूट किया, वहाँ पे किरदार मिला। करते करते लिखना था, फिर बहुत सारी वेब सीरीज़ की, फिल्में की। अभी और भाई क्या चल रहा लखनऊ में शूट होने वाला था, तो यहाँ से कास्टिंग हुई कि लखनऊ के बंदे ही शो को करेंगे। तो एक किरदार था आशिक का, तो चाय बनाता, चाय का मैं बहुत शौकीन हूँ। आप 24 घंटे, मेरी वाइफ है वो चाय बना के रख देती, जानती हैं कि वो 10-10 मिनट बाद ही वो चाय पीएंगे, और वहाँ मैं चाय ही बनाता था। उस सीरियल में भी आशिक का जो किरदार था वो चाय बनाता है।
बना था 1.5 साल चला, वो पिछले जुलाई में बंद हुआ सीरियल। तो फिर लगा कि अब कुछ अपने आप से लिखना था। अच्छा, लिखना पढ़ना कहाँ से, ट्रेन निकली या वो टेम्पो निकल या स्कूटर निकले तो उसमें लिखा रहता था जो आया है वो जल्दी जाएगा, हाँ। कर्तव्य करो, काम करो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं पढ़ता था। वो पढ़ने का, बहुत बड़ी किताबें पढ़ने का शौक नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उनसे मतलब बनाता था मैं। अच्छा। अब कहीं भी जैसे गाड़ी का नंबर लिखा UP 32 MU 0580, तो उस नंबरों को मैं ऐड करता था। 0580 5 8 13 3 1 4, वो एक चंद्रकांता नाटक आता था उसमें वो करता था 3 13 23। तो किसको अच्छा किसको बुरा बताना, उस चीज़ से मैं कांटेक्ट करता था, उस नंबरों को। कुछ भी पढ़ रहा हो तो लोगों ने फेसबुक पे देखा, लोग बोले यार विष्णु तुम अच्छा लिखते हो तो कुछ अच्छा लिखो। तो फिर मैंने कहा नहीं, अमिताभ बच्चन के ऊपर ही कहानी लिखनी है। मम्मी ने बताया था कि अमिताभ बच्चन बनना है जी। और खुद को हीरो बनना है। तो एक सीरीज़ लिखी मैंने अपने लखनऊ के ऊपर ही। उस सीरीज़ का नाम है पहली गली का अमिताभ। शुरू में फिल्म में देखता था, उसमें लिखा था इन एंड एज। तो अब यहाँ ये लिख के आएगा विष्णु इन एंड एज पहली गली का अमिताभ। ये चला और ये चल रहा है। सर आपने ये बोला कि BSc करते टाइम में फेल हो गया, हाँ, ऐसे कैसे फेल हो गए कि मतलब आप सिर्फ फिल्म के लिए चलते फिरते थे या फिर कुछ और भी कारनामे करते थे तो आप फेल हो गए? नहीं BSc ऐसे नहीं कर सकते। जी। BSc पढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। वो लोग BSc आप ये जो बोलते हैं चना मुरा, वो वैसा नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हमारी ये फिल्म लाइन और ये नाटक को लेके होती थी। मतलब मेरा कहना ये है, हाँ, फिल्म लाइन और नाटक अच्छी बात है, इसको छोड़ के कुछ और भी करते थे कि पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं गया जो आप फेल हो पढ़ाई गए? में बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। 12वीं तक ही सिर्फ मैंने पढ़ाई की है बस। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो वही पढ़ा हूँ जो सब TV और सीरियल में दिखता था बस। नहीं, मेरा सवाल ये है, जो होता है ना एक उम्र होने में मतलब लड़के लड़कियां इस तरह के जो रोमांटिक सीने होते हैं उसमें जा रही हूँ मैं। तो कुछ- चंचल तो हुई मैं, फेल होना ऐसे ही नहीं होता कुछ भी। मोहब्बत का भी दौर रहा है और मैंने शादी भी मोहब्बत के लिए ही की है। लव मैरिज ही की है मैंने भी। जी। हाँ, तो मोहब्बत ज़रूरी भी है। हाँ, शर्माइए मत, थोड़ा खुल के बता दीजिए ना मोहब्बत के बारे में। अगर आपको ज़िंदा रहना और खुश रहना है जी। तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। हम्म, वो चाहे आपको अपने परिवार से हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आपकी आशिकी जिससे चल रही हो, जी जी। तो ज़रूरी है। वो क्या, ये सभी के, हमें लगता है सभी के दौर में सब मोहब्बत तो सबको करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर। ये जो आपकी जो ये प्यार का सिलसिला कैसा रहा उस टाइम में, थोड़ा जानना चाहती थी मुझे। टाइम में तो बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे थी और लोग कहती भी थी, कोई रेखा के रूप में थी तो कोई, उस टाइम रेखा ही मुझको पसंद आती थी। तो मैं हर लड़की को रेखा के ही रूप में देखता था, क्योंकि मेरे को अमिताभ बच्चन समझता था ना। सर आपने बोला कि मैं हर लड़की को रेखा देखता हूँ, हाँ, तो आपने शादी रेखा से की या जया बच्चन से? शादी तो रेखा से ही की, लेकिन अब वो जया बच्चन हो गई हमारी लाइफ में। ये है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा प्यार की मैटर में थोड़ा शर्मा के बोल रहे हो? नहीं, प्यार के लिए शर्माना जरूरी ना। प्यार को आप ऐसे नहीं दिखा सकते किसी के सामने भी। प्यार में शर्माना बहुत जरूरी है। सर आप तो शादी हो चुकी है ना? शादी के बाद भी तो शर्मा ही रहा हूँ, जैसे उनको ना पता लगे। उनसे डरता ही बहुत हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए। सर आपने लव मैरिज किया है, हाँ, तो आपकी शादी कैसे हुई? घर वालों की परमिशन मिला नहीं मिला उसके बारे में कुछ बताइए। परमिशन था, लेकिन अब घर वाले तुरंत यकीन नहीं करते ना कि आप किससे शादी कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं। लेकिन सब सही था और शादी हो गई और सब कुछ सही है। 2 बच्चे भी हमारे हैं, जुड़वा, एक बेटा एक बेटी। किस एज में सर किए थे शादी? शादी का एज अभी अभी हमारी एज कितनी 20-22 की लग रही है, तो जस्ट 8 साल। शादी हमने 8 साल पहले की है, 2014 में। अच्छा। हाँ, आपको देख के लग रहा है कि इन्होंने बहुत कारनामे करे अपनी जवानी में। बहुत शर्म आ रहे। अगर आप इंसान के रूप में आपने जन्म लिया है, हाँ। कारनामा जरूरी है। कोई याद कैसे करेगा आपको? नॉर्मल नहीं रहना। मैं लाइफ में कभी नॉर्मल नहीं रहा, और अगर मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल होता शायद मैं यहाँ आपके साथ नहीं बैठा होता। जी। ये है, तो कारनामा बहुत जरूरी। मैं तो कहूँगा आप लोग भी कारनामे करते रहिए। वो तो चलता रहेगा सर। जी आपकी शादी भी हुई जी। तो आपकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आया, नेगेटिव या
पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे साथ एक चीज़ रही है, उतार चढ़ाव तो आप जब पैदा हुए तब से शुरू हो गया है। जी पत्नी है, बच्चे हैं, घर में पिताजी हैं, भाई हैं। उतार चढ़ाव नो डाउट है, लेकिन हमने माइनस कभी अपनी लाइफ में होने, मैं माइनस से बहुत नफरत करता हूँ। ना जो शब्द है ना, वो मैं बोलता नहीं कभी। मैं अपने घर में भी सबको सिखाता हूँ, अपने दोस्तों यारों को, कि जो ना शब्द है ये मत बोलो। जी ना बोलने लिए आप जैसे बोलो कि आपने खाना खाया, तो आदमी ये ना कहे कि नहीं खाया, नहीं अभी खाऊंगा, एक ये भी शब्द है। हम ये क्यों बोले कि नहीं खाऊंगा? अगर आपने हमसे पूछा खाना खाया आपने, हाँ अभी खाऊंगा, तो वो ना शब्द मैंने खुद भी यूज़ नहीं होने दिया कभी लाइफ में, तो इसलिए मैं डरा नहीं कभी। जो चीज़ें सब ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो आने ही नहीं है। सर आप जब मुंबई आए थे स्टार्टिंग में, तो आप पहले से ही सब सेटिंग करके आए थे कि हाँ मुंबई जाके यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना? नहीं, सेटिंग हमारी कोई नहीं थी। तो एक दौर कैसा रहा? दौर तो बहुत गजब का था तब। तो हम लोग तब तो फ़ोटो खींचती थी 100-100 रुपए की। हम लोग बहुत पैसे कम थे, तो 100 रुपए की हम लोग फ़ोटो खिंचवा के हम हर प्रोडक्शन हाउस में बांटते। तब व्हाट्सएप नहीं था कि आप वीडियो भेज दो, अपने हर जगह चक्कर लगाना होता था। सुन रखा था कि लोगों से बहुत पुरानों में कि फ़ोन बजता है, भैया तुम्हें हीरो बनना, आ जाओ, तुम्हें ये करना। लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं रहा, और नहीं रहा नहीं है, मेहनत ही करनी है। फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप आया, आप वीडियो भेजने लगे, आपको लोग जानने लगे, और बम्बई को समय देना है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम 6 महीने के लिए मुंबई जाएंगे और घर लौट आएंगे और सब कुछ हो जाएगा। 6 महीने देखेंगे, फिर अगर आपने कह दिया कि हम 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या साल भर के लिए जाएंगे और देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो लौट आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपने सोचा है। जो आपने बोला, जो आपने सोचा वही होगा। हमने कोई बोला, हमने कहा हम बम्बई जाएंगे, मुंबई में घर लेंगे, और यकीन मानिए आने वाले टाइम में घर लूँगा, आप लोग बुलाऊंगा चाय के लिए। बिल्कुल सर। हम बिल्कुल आएंगे। सर आपने बोला कि आप काम भी किया है हाँ, यहाँ पे, तो एक दौर आता है कि हम जब पैसा देखते हैं तो हमारा सपना जो रहता है, ड्रीम जो जिसलिए हम मुंबई आए, वो एक तरफ से भूल जाते हैं। तो आपका दौर कैसा रहा? नो डाउट, क्योंकि पैसा देख के क्या, और एक्चुअली जब आप बहुत बड़े शहर को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ भूलेंगे। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा दौर रहा, मन में कभी कभी आया कि अभी पैसा आ रहा है या मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ या ये तो ये, लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को तुरंत रिकवर किया कि मैंने ये नहीं करना है, जिस चीज़ के लिए आए वही करना है। आपके माइंड में नो डाउट सवाल आएंगे, और आपका मन किस वक्त कब बिगड़ता है ये आपको ही मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा नीचे आदमी होता है, लेकिन मेंटेन करना है नो डाउट। उसको मेंटेन करना और समझना है कि हम किस क्षेत्र के लिए या किस फील्ड के लिए अपने घर से बाहर आए थे, क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप का सपना है, आपके भाई बहन भौजाई का सपना है, पूरा घर परिवार आपको देख रहा है। अगर हम उनको धोखा देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको माइनस करेगा वो चीज़। इस चीज़ को समझना है। सर आपको पहला शो कितने समय में मिल गया था? 2007 आया हूँ और 2012 5 साल हुए तो शो मिला। आधा इंडिया था सीरियल। उससे पहले का जो 5 साल का जो जर्नी है आपका किस तरह से रहा? रोशन सर के क्लास करने के बाद, अब पैसे तो ख़त्म हो चुके थे, घर में भी कैसे कहते हैं, लेकिन एक छोटा भाई है, वो पढ़ाता था उस वक्त, वो भी पढ़ने बहुत तेज़ है आज भी, तो मैं उसी से कहता था। फिर यहाँ जॉब भी करता था, होटल में जॉब किया, और एक बार यहाँ जब आईफोन लॉन्च हो रहा था बम्बई में 2008 या 9 के आसपास, तो वो एयरटेल के साथ लॉन्च हो रहा था। 5 दिन का उसका काम हमने किया, उससे पैसा आया भी। तो ज़्यादातर जो हमारा छोटा वाला भाई वो हमको पैसे भेजता था हर महीने, 7,000 8,000 10,000 जो भी है, तब उसी से खर्चा चलता था हमारा यहाँ। और कभी कभी आज भी ज़रूरत अगर हो और ज़रूरत होती तो वो हमेशा खड़ा हमारे साथ। जी सर, ये 5 साल में आप भटके नहीं कभी? नहीं भटका, नो डाउट भटकना तो था ही। आप भटकेंगे नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा जब भटके, लेकिन उस भटकते को आपको सीखना है। आप भटके आप उसी में मस्त हो गए तो फिर गलत चीज़ है। भटके फिर तुरंत फट से याद आया, या मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि वहाँ जिस चीज़ के लिए गए वो चीज़ हो रही कि नहीं हो रही है। पापा से बात होती थी, बीच वाला भाई जो हमको पैसे भेजता था उससे बात होती थी, तो मैंने कहा परेशान ना हो, सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर मैं ट्रेंडली उस चीज़ को उठाता था कि नहीं अब इसी क्षेत्र, ये मेरे लिए मोहब्बत, और इसी काम के लिए मैं ज़िंदा भी हूँ। मुझे कोई काम पसंद ही नहीं हुआ, मैं कर भी नहीं पाऊँगा। जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी और जो नए नए आए हैं उनको आपको क्या बोलना चाहोगे? स्ट्रगल तो हर पल हर
दिन हर हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं अभी, और मेहनत करनी होगी। जिस काम को करने आए हो आप, आपको उससे मोहब्बत करनी होगी कि हाँ, कि मेरे लिए सब कुछ है। आप उसको धोखा ना दीजिए। दिन में 100% आप उसको मोहब्बत ना कर पाएँ, 10% उससे मोहब्बत रखिए। रखते वो काम आपको करना है। काम नहीं करोगे तो फिर हीरो बनने आए हो चाहे विलेन बनने आए हो, कुछ हो नहीं पाएगा। सर आप लखनऊ से बेसिकली, हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लखनऊ के बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी, बहुत लोगों की मुँह से, है भी तो काफ़ी काबिल तारीफ भी है वो। जी। तो मुझे ये बताइए वहाँ की ऐसी कौन सी चीज़ें जो खराब हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तारीफें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ खराबी चीज़ है ऐसा? खराब एक हम ही को देख लीजिए। हालांकि नहीं, हाँ, बाकी खराब हमें तो नहीं लखनऊ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहीं पला बड़ा हूँ। वहाँ की भाषा जो है, लखनऊ में कोई चीज़ खराब नहीं, मैं ही खराब हूँ वहाँ का। नहीं हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लखनऊ तो हमको प्यार करती है, मैं ही लखनऊ से दूर हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लखनऊ का नाम जैसे है वैसे ही, मेरे हिसाब से भी उसका नाम कहीं नीचे ना हो। तो वहाँ कुछ गलत नहीं है, गलत मैं ही वहाँ सर का। आपने लखनऊ में जो शो किया था, हाँ। चाय बेचने, उस शो के बारे में कुछ बताइए। वो NTV का शो था, और भाई क्या चल रहा है, वो लखनऊ में बोलते भी हैं, और भैया क्या चल रहा है, कुछ लोग बोलते बढ़िया, तुम बताओ क्या चल रहा है। तो उसी नाम से वो सीरियल था, और वहाँ बम्बई से ही कास्टिंग हो रही थी, और उन लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे जो लखनऊ के ही हैं बेसिकली। वहाँ के लोगों को काम मिले, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ मेरा। आशिक का किरदार था। वो बंदा क्या है, वो चाय बनाता है अपनी सी, मालिक का नाम मिर्ज़ा है, हिंदू मुस्लिम दिखाया गया है, मिश्रा जी और मिर्ज़ा जी दोनों की आमने सामने की दुकान है। मिश्रा जी पान बेचते हैं, मिर्ज़ा जी चाय बेचते हैं। चाय मैं बनाता हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी हवेली और इनकी दुकान हमारी हो जाए। बस उसी की तिकड़मी में लगा हुआ है आशिक, वही करता रहता है। अच्छा। हाँ सर आपका प्रोडक्शन हाउस भी है? हाँ, अभी जब मैं पहली ये सीरीज़ बना रहा था, पहली गली का अमिताभ, तो मैंने वाइफ से पूछा किस नाम से प्रोडक्शन हाउस खोलूँ। तो मेरी बिटिया है छोटी सी, शिवालिका नाम है उसका, जी। माँ का नाम कलावती देवी है, मेरी वाइफ का नाम रोमा है, रोमा। जी। अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड रोमा थी उसमें, डॉन में। अच्छा। और रोमा का अगर आप पर्यायवाची निकालिए तो लक्ष्मी आता है। जी। तो इन तीनों का रूप उसने बनाया कि कलश करके नाम रखिए इस वेब सीरीज अपने प्रोडक्शन हाउस का। तो वहीं से हमारे प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत हुई, कलश पिक्चर। कलश पिक्चर मतलब हाँ। कलश हमारे उसमें होता है जैसे पूजा जी पाठ जी के लिए। जी। तो आपने क्या भगवान के प्रति समझ के आपने प्रोडक्शन शुरू किया या नहीं, कैसा? वाइफ ने बताया, और वाइफ की बात मैं काटता नहीं हूँ एक्चुअली। जी। उन्होंने आज तक मेरे लिए जो भी चीज़ें बोली, वो मेरे लिए अच्छी बोली हो, वो मेरे लिए कारगर साबित हुई। कारगर मतलब जो वो हुई, वो अच्छे के लिए हुई। जी। कलश इन द सेंस कि लक्ष्मी जी कलश पकड़ती हैं, तो उसमें से देखिए पैसे गिरते रहते हैं हाँ, कहीं ना कहीं। जी, वो पैसे तो बात की बात है, जी। पैसे का जब काम आप अच्छा करेंगे, तो उसका कहने का मतलब मेरा काम अच्छा हो, मैं उस काम में लगा रहूं, इसलिए प्रोडक्शन हाउस का नाम कलश पिक्चर्स के नाम से किया। अच्छा, सो नाइस नेम कलश, मुझे बहुत अच्छा लगा नाम। जी, थैंक यू पहली सो बार मच। मैंने मुंबई में कलश नाम को सुना, मुझे अच्छा लगा। हालांकि हाँ। स्वस्ति भी सुनी थी मैं, हाँ, बट हाँ, कलश वाला मैंने नहीं सुना, तो मेरे मन में आया कि मैं आपसे बात करूं इस पर। तो सर आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपसे इतना मोहब्बत करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं? मुझे लगता है मैं फर्जी बातें बोलता रहता हूँ लोगों को, वो लोगों को पसंद आ जाती हैं। हमारे दोस्त लोग हमसे कहते भी हैं, अगर तुम अभिनेता नहीं होते तो तुम नेता होते कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ, झूठ बोलना चाहिए मुझे पसंद नहीं है। जी। जो भी जैसे भी, अगर फ़ोन आपने किया कहाँ हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं दूर हूँ, मिलना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ बिजी हूँ, कहाँ हो ये बोलता ही नहीं मैं। आप अमिताभ बच्चन सर के इतने बड़े फैन हैं, हाँ जिस तरह उनकी लाइफ में घटना घटी थी एक बार, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ घटा है? हाँ, एक बार उनको पुली में चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो पूरे हिंदुस्तान या बाहर के लोगों ने भी उनके लिए प्रेयर की कि बच्चन साहब को ज़िंदा रखना है, जी। उनको जाने नहीं देना, और वो अच्छा करा और वो सही हुए। उसी हिसाब से मुझे भी एक बार 2018 में मेरे लीवर में पस बन गया था। अब वो अल्कोहल की वजह से बना या हमने उसको तो बाहर कुछ खाया पिया हो। जी। तो 1-2 महीने तो बुखार चढ़ता रहा, तो लोगों को पता नहीं चला कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी कभी। तो जहाँ छोटी डॉक्टर दवाइयाँ देता रहा, 2-3 महीने से हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई और वो दुबला होता गया। फिर डॉक्टर मिले तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ लीवर में पस हो गया है और इस पस को निकालना पड़ेगा, और ज़्यादा मात्रा में हो गया था, क्योंकि
इलाज हुआ ही नहीं, 3-4 महीने से ऐसे ही चल रहा था। तो मेडिकल कॉलेज में मैंने दिखाया इसको, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, बहुत आसान काम है, इसमें हम वो डालेंगे, यहाँ से कुछ डालना होता है उनके हिसाब से कहाँ, और उससे वो पस बाहर निकल आएगा, 5 दिन 6 दिन में आपकी छुट्टी हो जाएगी। जी। तो मैं गया अपने भाई के साथ, जाने और भर्ती हुआ। तो रात में एक्चुअली ये जो यहाँ पे वो चीरा लगाते हैं, जो भी डालते हैं, तो वो डॉक्टर नहीं डालता, वो डालते हैं जो कंप्यूटर देखा करते हैं, मॉनिटर। अब उन्होंने किस तरीके से क्या यहाँ ऐसे किया कि वो पस नहीं आया, तो जितना मेरी बॉडी का ब्लड था वो बाहर निकल आया। और हम ऐसी जगह थे जहाँ से घर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता था। तो रात के 3-4 बजे थे, तो शायद मेरा भाई आया होगा। तो मेरा शरीर पूरा, जब आपकी बॉडी से ब्लड ही निकल गया तो पूरा फूल जाता है, जी। बहुत मोटे हो गए हम। और हमें लगता है पूरी लाइफ में आज तक पहली बार के मोटापा है वो मेरा। उससे पहले मैं उससे आगे पीछे कभी मोटा नहीं हुआ। वो मेरे भाई ने देखा, बोला ये कैसे हो गए? तो देखा कि वो सारा ब्लड निकल रहा था। तो जो ब्लड फेंक रहा था उसने बोला भैया मैंने तो 2-4 ढक्कन ही फेंक दिया है अभी। डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने देखा तो 1% हीमोग्लोबिन बचा था मेरी बॉडी में। अच्छा। डॉक्टर आई, महिला डॉक्टर थी, खैर मुझे तो होश नहीं था। तो बोले ये तो लड़का ख़त्म हो जाएगा, क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्या है क्या नहीं है। और फ़ोन किया गया, मेरी वाइफ को नहीं बताया गया। जी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त। तो अब भाई से बोला कि अब अच्छा ऊपर कहीं भी मेडिकल कॉलेज में कहीं भी NICU में भर्ती करना था, लेकिन वहाँ कोई बेड नहीं खाली है। और बोले फ़ोन करो लोगों को, सारे रिश्तेदारों को, सबको बुला लो, ये कब इनकी घंटी बजे कुछ पता नहीं, घंटी बज सकती है। खैर अब वो माता जी का आशीर्वाद, भुजन माता का, और वाइफ को एक दिन बाद पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और मुझे जब बेड मिला, मैं गया तो मैं वेंटिलेटर पे चला गया है, 2 दिन के लिए शायद गया, मुझे तो होश भी नहीं है। मैं 10-12 दिन बिना होश, बेहोशी में ही रहा। तो मुझे भर्ती किया गया, 1% हीमोग्लोबिन बचा है। अब जिस प्रकार से बच्चन साहब को पूरा हिंदुस्तान प्रेयर कर रहा था जब उनको चोट लगी थी, जी। बाहर के लोग भी वो कर रहे थे, तो उसी प्रकार आप यकीन मानिए कि बम्बई में रहता ही था, 2018 की बात है। जी। बम्बई में बहुत सारे हमारे जानने लोग हैं, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हमारे जान पहचान वाले। और उस वक्त ईद वाला वो सफ़र चल रहा था, और मैं भर्ती वहाँ, मेरे डायरेक्टर साहब, हमारी जो टीम है उसमें महमूद भाई हैं, तो सबने इतनी दुआएं कर डाली, पूरा लखनऊ इकट्ठा होता था। डॉक्टर कह देता था आखिर ये भर्ती कौन है बंदा जो हर 1 घंटे कोई बंदा देखने आ रहा है उसको। और लोग व्यथित। तो फिर हमें लगता है 22 डिब्बा या 22 बार हीमोग्लोबिन चढ़ा, 44-45 बार प्लेटलेट चढ़े, और धीरे धीरे में हर जगह पूजा हुआ। तो डॉक्टर एक थी वहाँ पे, तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ जी, तुमसे कहती थी कि विष्णु अगर तुम्हें अपनी कैपेसिटी लानी तो तुम्हें खुद इससे लड़ना होगा, लेटे रहोगे ऐसे ही रहोगे तो वैसे ही जाओगे, तुम्हें खुद इसको इम्प्रूव करना है, चलना होगा। मेरे सब कुछ लगा, मैंने कहा ये सब जो लगा है, ये सब यहाँ हाथ पैर सब सूझे हुए, हाथ पैर, अभी ये हाथ कभी भी सूझ जाता है, इतना बार यहाँ से ब्लड निकल आया। तो उनकी बात मैंने सुनी, मैंने कहा ठीक है, दौड़ना है, भागना है। मैं क्या था क्या हो गया हूँ। करते 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 मैं 1 महीना रहा मेडिकल कॉलेज में। फिर मेरे बच्चे उत्पन्न हुए, मतलब पैदा हुए, उत्पन्न तो बहुत बड़ी हिंदी हो गई, पैदा हुए। और मुझे पता लगा, मैं हॉस्पिटल में ही था कि 2 बच्चे आए, तो मैं दुखी हुआ, दुखी नहीं था, खुशी में 2 बच्चे आ गए हैं। फिर सब सही रहा, आज मैं यहाँ आपके साथ। भगवान के आशीर्वाद बहुत ही आपके ऊपर। आशीर्वाद है, दूसरा भी था ये। अभी जब मैं ये कर रहा था, और भाई क्या चल रहा है, 1-1.5 महीना हुआ था, तो मेरे मामा एक्सपायर कर गए। उम्र वाले ही थे, लेकिन अब एक्सपायर कर गए तो हमें दुख रही, क्योंकि मामा बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी मिट्टी में गया था, उनकी 13वीं थी, तो मेरा वहाँ एक्सीडेंट हुआ गांव में, और कोविड चल रहा है 2nd वाला। और रात में किसी हाईवे पे मोटरसाइकिल लेके गिरा, मेरा पूरा कान कट के गिर गया था नीचे बस्ती में, वो भी लखनऊ में नहीं, लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर। और मैं बिल्कुल बेहोश, में 2-3 घंटा वहाँ पड़ा रहा, क्योंकि गांव था और सब अंधेरा, रात में 9-10 बजे के आसपास था। तो कोई पुलिस वाला निकला होगा, उसने मेरे फ़ोन से फ़ोन लगाया, लोगों को बोला, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया विष्णु का। मेरा भाई वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ मेडिकल कॉलेज में दिखाया बस्ती में, और हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोले इनको लखनऊ ले जाइए। लखनऊ पहुँचा तो कोविड-2, इतनी भीड़, और दिखाया तो डॉक्टर वहाँ ही मना कर रहे हैं, बोले 24 घंटे का दौर देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो अभी तो ये गए ही हैं। फिर लोगों ने दुआएं चालू की, 2000
2021 की बात है, आज 23 है, और आज फिर बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कुछ है। मैंने सुना है आपको भगवान से बहुत वो है लगाव, मतलब कनेक्शन है आपका। कनेक्शन देखिए सभी का है, लेकिन हमारी वो जल्दी सुन लेते हैं, हमें लग रहा है ये है कनेक्शन सभी का है। जी ईश्वर तो सबको प्यार करता है, और उस हिसाब से करता है जिस हिसाब के आप लेवल के हैं। उसका प्यार ऊपर नीचे वाला नहीं है, वो सबको प्यार करता है। बस हमारी जो हमें लगता है जल्दी सुनती है माता जी, इसीलिए उनसे बोलता हूँ। नहीं तो जिस तरह से आप बता रहे हैं तो मुझे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब हाँ, क्या दौर था होगा आप उसका। रोंगटे तो मेरे घर वालों के भी खड़े हो गए, मेरी वाइफ के, मेरे बच्चों के। तो लेकिन ठीक है, माँ है जब तक, टेंशन वाली बात नहीं। कोई बात नहीं, आगे और भी अच्छा करेंगे भगवान की। कर रहे हैं, नो डाउट, करेंगे भी, जी जी कर भी रहे, जी, करेंगे जी, भी। करेंगे भी, हाँ। शोले पिक्चर में जय और वीरू थे, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई वीरू है? तो हमारे बहुत परम मित्र हैं, वो भी कलाकार हैं, लखनऊ गई हैं। उनका नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव है, लेकिन घर पे लोग उनको भोला बुलाते हैं। उनसे हमारी दोस्ती हुई 20-22-25 साल हो रहे हैं। थिएटर करते हैं वो लखनऊ में। तो हम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती होगी लखनऊ में, तो लखनऊ में ही या बम्बई में भी अगर हम अकेले कहीं निकल जाएं तो लोग हमसे पूछते कि वीरू कहाँ रह गया। और लखनऊ में और यहाँ, या वो कहीं निकल जाए तो लोग उनसे पूछते हैं कि जय कहाँ रह गए। ये आज का भी रिकॉर्ड है। मैं बम्बई में भी आया हूँ, अभी वो मेरे साथ नहीं, वो लखनऊ चला गया है। कहीं भी आता जाता लोग हमसे पूछते हैं कहाँ रह गया वीरू, और उससे लखनऊ में लोग पूछ रहे हैं अभी जय कहाँ, क्योंकि वो अकेले लखनऊ में घूम रहा है, जय कहाँ रह गया। तो लेकिन यहाँ पे हम जय वीरू तो हैं, लेकिन वो सिक्का उछलने वाला काम नहीं है कि हमको मरना उनको नहीं। हम कहते हैं मरो के साले दोनों साथ में ही, साथ में चलें कहीं आना जाना। हम लोगों ने शोले तो देखी है, शोले कॉपी भी किया है। कहीं लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले शोले में बच्चन साहब गए, धर्मेंद्र बचे, धर्मेंद्र ने सबको सही कर दिया, गब्बर को, इनको। यहाँ कुछ होता तो हम दोनों जाके किसी को सही कर देते हैं, तुरंत पहुंचे तुरंत, और तुरंत सही, और बाद में आ जाती कहानी अच्छा जय वीरू आए थे, गब्बर को ले गए। तो ऐसी दोस्ती है हम लोगों की। अच्छा सर, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ क्या करना है आगे? फ्यूचर एक्चुअली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। हम डिसाइड कर सकते हैं अपना काम, कि हमें हर एक क्षण कौन सा काम करना है। काम आप अच्छा करेंगे तो फ्यूचर आपका काम आपका डिसाइड कर देगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हम ईश्वर पे बहुत विश्वास है। मैं जानता हूँ कि जब आप जन्म लेते हैं तो हर चीज़ें लिख दी जाती हैं, लेकिन काम तो आप ही को करना है ना। तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके मस्तिष्क में यानी दिमाग में तो संदेश देता है कि आपको यही काम करना है, और हमको यही काम करना है, इसी से आगे बढ़ना है, और चल रहा है। सर, आपके रिसेंट में कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं? अभी तो ये पहली गली का अमिताभ भी शूटिंग की है, उसका पोस्ट काम चालू है, वो आने वाली है। बाकी एक बिंदिया करके सीरीज़ है वो है, और एक नेटफ्लिक्स की फिल्म आई थी हसीन दिलरुबा, उसका पार्ट 2 किया है मैंने अभी, वो भी आने वाली है। एक बवाल करके फिल्म है जो नितेश तिवारी जी ने राइट किया है, जिन्होंने दंगल बनाई थी, वो भी किया, तो वो भी आने वाला है। सर, पहली गली का अमिताभ, इसका भी बताइए कि क्या है एग्जैक्टली? इसलिए पहली गली, जब हमारा जहाँ घर है गणेशगंज, वहाँ पे गलियाँ 3 हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली गली में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, जिसके साथ ये मारपीट, एक्चुअली जिस वक्त हम शादी नहीं हुई थी, शादी होने के बाद लोग कहते समझदार, शादी कर दो ये समझदार हो जाएगा। हालांकि शादी होने के बाद भी समझदार हुआ नहीं है। शादी करने से पहले मैं मारपीट बहुत करता था। मुझे मारपीट सिखाने वाला मेरा एक दोस्त है मोन्टू शुक्ला, वो भी वो बेचारा हमें छोड़ के चला गया, मुझे बहुत दुख होता है। तो पहली गली में वो रहता था, और जिस तरीके की ऐठन यानी इन द सेंस आपकी क्रियाविधि, ऐठन मतलब आप, ऐठन आपको मतलब वो नफरत नहीं, ऐठन एक अलग टाइप का कि हम किसी की सुनना नहीं है। और बच्चन साहब का फैन, तो बच्चन साहब की मैंने शक्ति एक फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार सर उनके फादर बने होते, पुलिस वाले होते हैं वो देखी। उसका दिलीप कुमार सर की कर्मा एक फिल्म आई थी जिसमें अनुपम खेर साहब थे, तो अनुपम खेर के पास ही जाते हैं, झापड़ मार देते हैं, और अनुपम खेर कहता है झापड़ की गूंज है, तो उनके पूरे खानदान को गोली मारता ही मारता। तो वो झापड़ जो है वो मुझे बहुत वो दिल से वो कर गया। तो मेरी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं
मैं भी मारपीट होगी तो आपको भी कहीं चोट लगेगी, आप भी। लेकिन हमने जिसको जिसको मारा है, मैंने सिर्फ एक कंटाप मारा है बस, इसी दाहिने हाथ से, और एक ही कंटाप में बंदे के खून निकल आया है जहाँ जहाँ लगा है ये। तो मैं फिल्मी लाइन, पता नहीं मेरे अंदर से ये फिल्मी लाइन कब जाएगी, वो तो जाने वाली नहीं। इतना ज़्यादा मैं फिल्मों का शौकीन ना हूँ, इन लोगों को देखता रहा हूँ कि वो झापड़ की गूंज जो आज भी है वो चलती। तो पहली गली के अमिताभ में भी वही हाल है कि वो बंदा है, वो पहली गली का है। अमिताभ इसलिए क्योंकि वो बेल बॉटम पहनता है, कोल्हापुरी चप्पल पहनता है, सिगरेट पीता है, लेकिन सिगरेट उसने हरा दी क्योंकि दीवार में बच्चन साहब बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी पी रहा है। तो ये है पहली गली का अमिताभ, पूरा क्षेत्र उसको बोलता है ये आ गया पहली गली का अमिताभ। तो ये है पहली गली का अमिताभ। बाकी जब आएगा तो आप लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा इसका। सर आप कभी अमिताभ बच्चन से मिले तो हाँ। कैसा फील कैसे करोगे और कैसे मिलना चाहोगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब भुजन माता जो मेरी मंदिर है जहाँ माता है, मैं माँ से कहता हूँ कि बच्चन साहब के साथ मेरा काम एक बार करवा दीजिए, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। और जब अगर उनकी उम्र को कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझसे 10 साल आप ले लीजिए, उनको दे दीजिए, लेकिन उनको मेरे साथ काम करवा दीजिए। एक बार उनके साथ काम करना चाहता हूँ, ये है। क्योंकि जब मैं 2007 में आया तो जहाँ मेरी क्लास थी रोशन तनेजा सर की, जुहू में थी, उनके घर के बगल से मैं निकलता था और मुझे नहीं पता था कि ये प्रतीक्षा है। मेरी पैदाइश 11 नवंबर की है, उनकी पैदाइश, सर की पैदाइश, बच्चन साहब सर की पैदाइश 11 अक्टूबर की है। वो हमसे 1 महीने बड़े, अगर आप इस तरीके देखो, लेकिन हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और मैं उस दिन 11 अक्टूबर को निकला और देखा मैंने कि भीड़ लगी, तो मैंने लोगों से पूछा यहाँ क्या है। बुजुर्ग लोग बच्चन साहब की फ़ोटो लेकर खड़े हुए थे, पुलिस खड़ी, तो बोले ये बच्चन साहब का जन्मदिन है, वो भी घर से बाहर निकलेंगे 2007। और उस दिन मैं क्लास नहीं करने गया रोशन तनेजा सर की, मैंने कहा 9 बजे क्लास थी, मैं 9 बजे से वहाँ रुका रहा और 12 बज गया, बच्चन साहब 12 बजे निकले। मैं खड़ा और बहुत गर्मी, पुलिस की लाठियाँ चल रही हैं, लेकिन मैंने जब बच्चन साहब को देखा, वो अपने आप हाथ चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ बच्चन साहब जिंदाबाद, जो लखनऊ स्टाइल में बच्चन साहब जिंदाबाद। बहुत दूर से देखा मैंने उनको। तो उनकी मोहब्बत हमारे लिए इतनी, मतलब हम उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। तो ये उस दिन बच्चन साहब को देखा, उसके बाद सोचता रहा बच्चन साहब के साथ काम करना है। तो हमारा एक दोस्त था, जब कौन बने करोड़पति 2014 में बन रहा था, तो उन्होंने बोला कि ऑडियंस के रूप में आना है, बच्चन साहब को हम दिखाएंगे आपको। तो मैंने कहा बच्चन साहब के साथ, मैंने उससे पूछा कि बच्चन साहब का फ़ोटो खिंचवा सकते? बोले नहीं, बच्चन साहब बहुत दूर रहते हैं और अगर अब भीड़ बढ़ती तो कोई उनको टच कर ले तो तकलीफ़ें हैं, तो आप दूर देख सकते हैं। और मोबाइल सारा जमा, शूट हो रहा था यशराज स्टूडियो में यहाँ अंधेरी के पास। हम सुबह 8 बजे पहुँच गए, वहाँ बुला लिया गया। 4 घंटे 12 बजे तक हमारी क्लास, सब लोगों ने बताया कि बच्चन साहब आएंगे तो कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। और यकीन मानिए यहाँ भी मेरी माँ ने या मेरी भुजन माता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रखा। बच्चन साहब कभी सवाल नहीं पूछते, करोड़पति में कभी ऑडियंस के लिए सवाल पूछा ही नहीं। और वो पता नहीं क्या वो प्रतिक्रिया थी कि वो ऑडियंस के लिए सवाल पूछते हैं और मैं बैठा हुआ हूँ और सवाल पूछते हैं कि बताइए समोसा खाया नहीं और जूता पहना नहीं। और जब मैं इंटर हाई स्कूल में था तो मैं तफरी करता, तो ये सवाल मुझे मालूम था कि समोसा खाया नहीं, जूता पहना नहीं। इसका एक जवाब है तला नहीं है। समोसा अगर तला नहीं होगा तो आप खाएंगे नहीं, जूते में अगर तला नहीं होगा तो आप पहनेंगे नहीं। अब मेरे मुंह से ज़बान नहीं निकल पा रही, आवाज़ नहीं निकल पा रही कि मैं बच्चन साहब को कैसे बोलूँ, सर मुझे मालूम है ये, सर मुझे मालूम है ये। अमिताभ बच्चन सर उस साइड देख रहे हैं, मैं उनके पीछे हूँ। और मेरे दोस्त ये जैसे भोला भाई जो वीरू बनते हैं, वो भी साथ में, मैं उनको भी नहीं बता रहा हूँ कि मुझे मालूम है। और मेरे दोस्त, मैं धीरे धीरे हाथ उठा रहा हूँ, उन्होंने पलटा तो बोले हाँ भाई साहब बोलिए। तो मैंने बोला सर जवाब है तला नहीं था। बोले क्या बात है बरखुरदार, बिल्कुल सही उत्तर, क्या नाम है आपका? अब मैं नाम नहीं बोल पा रहा, मुझे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही। बोले क्या नाम है आपका? मैंने नाम उनको बताया। फिर उन्होंने चॉकलेट्स निकाली पूरी, उसको बोला कि आपका इनाम है। तो वो इनाम हमको मिला और जितनी वहाँ महिलाएं पुरुष आए थे उन्होंने वो सब हमसे ले लिया। मैंने कहा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट मेरे लिए था कि उनसे बात कर रहे हैं मिस्टर बच्चन साहब। और वो 2014 का दिन मैं जब वहाँ से निकला हूँ तो मैंने अपने घर में यहाँ वहाँ पूरे लोगों को गा दिया कि मैंने बच्चन साहब के साथ आज बात की है, उन्होंने मेरा नाम लिया। और ये करोड़पति जल्दी ही आएगा,
ये हमने शूट किया था 9 सितंबर को, 8 या 9 अगस्त 2014 को, और 9 सितंबर को ही टेलीकास्ट हुआ ये, 1 महीने बाद, जिस दिन मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी 2007 में, 2014 में, वही उसी दिन वो टेलीकास्ट हुआ। तो मैंने मम्मी से कहा देखो बच्चन साहब के साथ मेरी बात हुई है। वो दिन मेरे लिए, वो जब मैं देखता हूँ वीडियो, आज भी देखता हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि अरे बाप रे बाप, बच्चन साहब के साथ एक काम करना है सर के साथ, बस ये एक मेरी मनोदशा में भगवान से कहता हूँ। हालांकि वो जो माँ दुर्गा बैठी हैं वो ये कराएंगे जरूर, विश्वास। सर आपके सपने जरूर पूरे हो। मैं भी गॉड से प्रे करूंगी कि आप अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करें। सर जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? काम तो करते ही रहना है, और फिल्मी हूँ तो फिल्मों के गाने सुन रखे हैं। शुरू में तो गाना था कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर। काम करते रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।